हाँ, नमस्कार बच्चों। हम लेसन नंबर 3 का फर्स्ट जो मैनेजमेंट तकनीक है, प्रबंध तकनीक है, उसकी पहली तकनीक पढ़ रहे हैं, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रकृति और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की दोष या सीमाएं। इसमें पहली जो दोष या सीमा है वो है उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। यानी हम जो उद्देश्य निर्धारण करते हैं, कंपनी के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उसको निर्धारण करने में क्या क्या कठिनाई आती है, क्योंकि भावी अनिश्चितता सबसे पहले कि जो समय है वो अनिश्चित होता है, भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम जो उद्देश्य निर्धारण करते हैं वो 1 साल के लिए करते हैं, इसलिए साल भर में जो वातावरण है वो समय समय पर बदलता रहता है, भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है। इस कारण से हो सकता है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारण किया हो वो सही ना बैठ पाए। इसके बाद है पूर्वानुमानों की कठिनाई। यानी हमेशा ही जो उद्देश्य निर्धारण करना होता है, उद्देश्य को निर्धारण करने के लिए पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि भविष्य में हमको कितना उत्पादन करना है और किस तरीके से उत्पादन करना है। तो अगर हमारे पूर्वानुमान में ही कमी होगी या पूर्वानुमान ही सही नहीं होगा तो हमारा जो उद्देश्य है वो भी सही प्रकार से निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके बाद गतिशील वातावरण। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, राजनीतिक वातावरण हो या आर्थिक वातावरण हो, वो हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए वातावरण के परिवर्तन से भी जो उद्देश्य निर्धारण है उसमें कठिनाई आ सकती है। फिर है सरकारी नीतियाँ। सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी चेंजेस आते रहते हैं, सरकार की जो नीतियाँ उनमें भी परिवर्तन आता रहता है। तो सरकारी नीतियों के परिवर्तन से भी उद्देश्य के निर्धारण में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद जो सेकंड इसकी समस्या है वो है संतुलन की समस्या। संतुलन का मतलब होता है कि जो योजनाएं होती हैं या उद्देश्य होते हैं वो अल्पकालीन भी हो सकते हैं और दीर्घकालीन भी हो सकते हैं। अल्पकालीन का मतलब उद्देश्य 1 साल के लिए भी डिसाइड किया जा सकता है और हो सकता है उद्देश्य 5 साल के लिए भी डिसाइड किया गया हो। जैसे कंपनी उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, अगर कंपनी उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो वो 5 साल तक कैसे धीरे धीरे उत्पादन को बढ़ाएगी। तो ये जो अल्पकालीन जो उद्देश्य है उसको दीर्घकालीन उद्देश्य, इनमें सामंजस्य बिठाना या संतुलन बिठाना भी एक समस्या हो सकती है। इसके बाद है बेलोचता की कठिनाई, क्योंकि उद्देश्य का निर्धारण कर देने के बाद साल भर उस उद्देश्य पर अगर ऐसे के ऐसे ही जैसे हमने उद्देश्य निर्धारित किया है काम करते रहे तो वो उद्देश्य पूरी तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी बीच में उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो वो परिवर्तन करना संभव नहीं होता, इसलिए कहा जाता है बेलोचता की कठिनाई। इसके बाद अन्य दोष भी हैं। अन्य दोष क्या हैं? नंबर 1 है उच्च प्रबंधकों के सहयोग का अभाव। अब क्योंकि जो सर्वोच्च प्रबंधक है वो सर्वोच्च प्रबंधक उद्देश्य का निर्धारण करके उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए द्वितीय स्तर पर और तृतीय स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं और कर्मचारी होते हैं उनको सौंप देता है और कार्य करने की जिम्मेदारी जो है वो नीचे के स्तर के लोगों की होती है। इसलिए जो सर्वोच्च प्रबंधक होते हैं उनके सहयोग का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा तो केवल उद्देश्य निर्धारण कर दिया जाता है, बाकी सारी क्रियाएं नीचे के लेवल के लोगों को करनी होती हैं। इसके बाद अधीनस्थों को का जो सहयोग है उसका भी अभाव पाया जाता है, यानी अधीनस्थों की भी इसमें जो है वो पूरी तरह से भागीदारी नहीं होती। इसके बाद थर्ड है उचित अभिप्रेरण का अभाव। अब जो कर्मचारी होते हैं उनको समय समय पर अभिप्रेरित किया जाता है जिससे कि जो उद्देश्य निर्धारण किया गया है वो पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। तो उचित अभिप्रेरण का भी इसमें अभाव पाया जाता है, क्योंकि समय समय पर जो कर्मचारी हैं उनको उद्देश्यों का ज्ञान नहीं कराया जाता, बल्कि उनको एक साथ काम सौंप दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं हो पाते और अभिप्रेरित हुए बिना वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। फिर है अधिकारी और अधीनस्थों में संघर्ष, क्योंकि उद्देश्य निर्धारण जो होता है उसका दबाव अधिकारी जो है अपने अधीनस्थों पर डालते हैं कि इतने समय में इतना काम होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी और अधीनस्थ होते हैं उनमें आपस में संघर्ष की संभावना इसमें बनी रहती है। इसके बाद है कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव। अब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य निश्चित किया गया है, जैसे अधिकारी के द्वारा कार्य निश्चित किया गया है और उसके अधीनस्थ को वो कार्य सौंपा गया है करने के लिए, तो जो कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, काम के प्रति जो सच्चा लगन होनी चाहिए उसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि वो उसको बोझ समझ करके कार्य को करते हैं। इसके बाद है अत्यधिक समय खर्च, क्योंकि जब उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है
तो उद्देश्यों के निर्धारण करने के लिए जो समय है वो बहुत ज़्यादा लगता है और वो समय जो है वो केवल उद्देश्य निर्धारण में ही खर्च होता है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा खर्च होता है। परिणामों पर अधिक ध्यान, इसलिए गलत साधनों का प्रयोग। यानी इस तकनीक के द्वारा जो भी उत्पादन का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, मेन जो ध्यान है वो उस लक्ष्य की ओर होता है, इसलिए कई बार जो कर्मचारी होते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का भी उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद है आपके दीर्घकालीन नियोजन की अपेक्षा अल्पकालीन लक्ष्यों पर ध्यान। यानी हर कंपनी जो अपना लक्ष्य निर्धारण करके चलती है वो लंबे समय के लिए निर्धारित करके चलती है कि दीर्घ काल में उसको कितना जो है वो आगे बढ़ पाएगी, लेकिन उद्देश्यों द्वारा निर्धारण का जो समय होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वर्ष की योजना होती है। तो उसके लिए जो दीर्घकालीन नियोजन है उसको ध्यान न देकर के बल्कि अल्पकाल के लिए जो नियोजन किया जाता है उस उद्देश्य को प्राप्त करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि जो लक्ष्य हैं वो दीर्घकालीन प्राप्त नहीं हो पाते। ये हमारी जो पहली तकनीक थी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, ये यहाँ पर समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम अगली तकनीक पढ़ेंगे।